वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग अकबर महान के बारे में समझेंगे। अकबर महान मुगल वंश का तीसरा शासक होता है और मुगल सत्ता का सबसे महान शासक भी जाना जाता है। अकबर सबसे लंबे समय तक शासन करते हैं मुगल वंश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, सामान्य जानकारी की दृष्टि से भी और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न तो बनते हैं। तो देखिए अकबर का जो शासन होता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि 1556 से 1605 तक सबसे लंबे समय तक शासन करते हैं। अकबर के अगर पिता की बात करें तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं होता है और माता का नाम हमीदा बानो बेगम। आपने पीछे पढ़ा था कि जब विलग्राम या फिर जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, और कन्नौज का युद्ध होता है तो जो हुमायूं होता है वो दिल्ली छोड़ करके चला जाता है अमरकोट राणा वीर साल के महल में। अब वहाँ पर उसी महल में हमीदा बानो बेगम से उसका विवाह होता है और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में ही अकबर का जन्म होता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अकबर का जन्म किस हिंदू महल में हुआ था या फिर किस मुगल शासक का जन्म हिंदू महल में हुआ था। तो राणा वीर साल के महल में हुआ था अकबर का जन्म। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका मूल नाम है जलालुद्दीन या फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी कई बार दिया रहता है। बचपन का नाम बदरुद्दीन था, ये भी याद रखिएगा। अगर कभी पूछ ले कि अकबर के बचपन का नाम क्या था तो ये बदरुद्दीन आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पहले कुछ पॉइंट दिया गया, देखिए ये समझिएगा कि 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब जो अकबर का ये पूरा शासनकाल है ये 3 अवधियों में विभाजित है। पहला है 1556 से लेकर 1570 के मध्य। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और उसके घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। देखिए जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो उस समय अकबर कम उम्र का होता है, तो इस कारण बैरम खां संरक्षक बनता है और अकबर शासन करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सूरी वंश, अफगान वंश, निकटवर्ती जो राज्य है ना, मालवा, गोंडवाना, अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 ईस्वी में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। तो जो पहला ये कालक्रम है 1556 से 70 के बीच का, इसमें अकबर पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाते हैं। आस पड़ोस के जो मतलब छोटे शासक होते हैं उन सबको यहाँ पर उनका दमन करते हैं। 1570 से 85 के बीच गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुआ। इनमें मतलब देखिए पहले पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा अभियान चलाए गए और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद में 79-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। और इसके बाद तीसरा, मतलब देखो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि पहला 1556 से 70, दूसरा 70 से 85 और 85 से 1605 तक। तो अकबर काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप किसी भी दृष्टि से अगर देखेंगे ना, जैसे अकबर के समय की अगर बात करें तो पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई थी ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर, ये कौन भूल सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अकबर ने कई धार्मिक सुधार भी किए हैं, हम लोग देखेंगे। मतलब अगर क्लास लंबी होगी तो इसको 2 पार्ट्स में रखेंगे, नहीं एक पार्ट में पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए जन्म आपने समझ लिया, मूल नाम हो गया, बचपन का नाम हो गया। इसके उपाधि की बात करें तो देखिए दक्षिण का बादशाह, इसे अर्श असियानी, दक्षिण का बादशाह या फिर अर्श असियानी, ये जहांगीर ने कहा था। जगदीश्वर, यह उपाधि उसे प्रजा ने दी थी, तो इसे जगदीश्वर की भी उपाधि दी गई थी। इमाम आदिल अमीरुल मोमिनीन, ये मजहर की घोषणा के बाद इसकी उपाधि बनी थी। प्रबुद्ध निरंकुश शासक, ये भी है। अपने युग की संतान और पिता दोनों, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने इसे कहा था। तो आरपी त्रिपाठी ने इसे बताया कि अपने युग की संतान भी और पिता भी। मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक, ये एल्फिंस्टन ने कहा। एल्फिंस्टन ने इसे बताया कि मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक है। अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था। जो भारत के जितने भी शासक हुए इसमें सबसे उत्तम या सबसे अच्छा अकबर माना जाता है। वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और व्यवस्थापक था। उसका साम्राज्य मुगल काल का स्वर्ण युग था, लेनपुल ने ऐसा कहा। तो लेनपुल ने बताया कि अकबर का जो शासन काल होता है मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर दिया 14 फरवरी 1556 ईस्वी, अकबर लगभग 14 वर्ष की आयु में पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर बादशाह घोषित हुआ था। तो ये प्रश्न कई बार बनता है कि इसमें इसका जो राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पर हुआ था। तो 1556 में, ये आप डेट याद रखिएगा, कलानौर जो कि पंजाब में। तो कलानौर पंजाब में इसका राज्याभिषेक हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बैरम खां इसका संरक्षक होता है। देखिए बैरम खां और एक मुनीम खां, इसके 2 संरक्षक होते हैं। पहले मुनीम खां रहते हैं, फिर बाद में बैरम खां होते हैं। बैरम खां काफ़ी दिनों तक संरक्षक रहते हैं, तो इस वजह से बैरम खां अक्सर मिलते हैं।
देखिए, अकबर का संरक्षक, अकबर ने उसे अपना वकील मतलब वजीर नियुक्त किया था तथा उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया था। शमसुद्दीन अतका खां अकबर का प्रतिपोषक मतलब धाय पिता था। धाय पिता मतलब जैसे धाय माता आपने पढ़ा होगा, ऐसे धाय पिता था। अकबर के समकालीन शासक, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। इंग्लैंड की बात करें तो महारानी एलिजाबेथ, नाम याद रखना। फ्रांस में हेनरी चतुर्थ और फारस का महान अब्बास, ये अकबर के समकालीन शासक थे। बायजीद बयात अकबर का पहला जीवनीकार था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन्हें आपको याद रखना है। चलिए अब अच्छा, यहाँ पर आप स्क्रीन पर कुछ नंबर भी देख पा रहे हैं। अगर आप यूपीपीएससी या फिर आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए, आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए। महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है जो एग्जाम है, तो वहाँ से पॉइंट वाइज रखा गया। ठीक है, झरोखा दर्शन, सिजदा, पैबोस को ही जमी बोस कहते हैं, की शुरुआत करने वाला अकबर पहला मुगल शासक था। अकबर ने मुनीम खां को बैरम खां की तरह खान बाबा या बाबा मतलब मेरे पिता कहता था। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। झरोखा दर्शन, सिजदा, पैबोस या जमी बोस हो गया। इसमें तुलादान भी आपको याद रखना है। ये सब ईरानी नीतियाँ थी। इसकी शुरुआत किसने किया था? सबसे पहले अकबर ने किया था। देवी, शेख ताजुद्दीन और यज़्द का मुल्ला मोहम्मद अकबर के शयन कक्ष के बाहर धार्मिक चर्चा करने वाले विद्वान थे। अकबर ने तैमूरी शासक मिर्जा सुलेमान को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। मिर्जा सुलेमान ये तैमूर के शासक थे, इसको अकबर ने संरक्षण दिया था। अकबर ही वह मुगल बादशाह था जिसने मक्का और मदीना को विजिट करने हेतु उज़्बेकिस्तान के शासक अब्दुल्ला खां उज़्बेक से समझौता किया था। अकबर ने बेगम के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। जो बेगम का नाम है इसको सार्वजनिक करना, ये अकबर ने समाप्त कर दिया। अकबर और औरंगजेब ही वह दो मुगल थे जिनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। अकबर ही वह मुगल शासक है जो कि भेष बदलकर प्रजा के बीच में जाता था। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के खिलाफ भी फतवा जारी हुआ था और अकबर के खिलाफ भी जारी हुआ था। अकबर भेष बदलकर प्रजा के बीच में जाते थे। सर्वप्रथम अकबर ने ही मारवाड़, जो कि जोधपुर है, के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया था। उसने चंद्रसेन को हटाकर राम राव को बैठाया। अकबर ने ब्राह्मण परत रायदास को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। जहांगीर ने उसे गुजरात का सूबेदार बनाया था। अकबर ने ब्राह्मण पुरुषोत्तम को बख्शी बनाया था और लेनपुल ने अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बताया। तो कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। माफ कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर अमरकोट के बारे में बताया। अमरकोट, यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ है। यहीं के राणा बीरसाल के हिंदू महल में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं ने सिंध में हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी, जो कि मीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। देखिए, हुमायूं क्या है कि जब सिंध में वो चले जाते हैं, मतलब राणा बीरसाल के महल में जाते हैं, तो जो आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी थे, मीर बाबा दोस्त, इनकी बेटी हमीदा बानो बेगम, जिनका नाम मैंने स्टार्ट में बताया, हुमायूं ने इनसे विवाह किया और यही अकबर की माँ थी। अकबर के जन्म के खुशी में हुमायूं ने कस्तूरी के टुकड़े वितरित किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी के टुकड़े वितरित करके इन्होंने अकबर का जन्म मनाया था। अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम और काबुल में बाबर की बहन खानजादा बेगम ने उन दिनों में बड़े प्यार से अकबर का पालन पोषण किया जब हुमायूं ईरान चला गया। देखिए, जब हुमायूं ईरान में था तो अस्करी की पत्नी, अस्करी कौन? ये हुमायूं का भाई था। आपने पीछे पढ़ा था कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, इसके बाद कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो सुल्तान बेगम जब हुमायूं ईरान में होता है तो इसका पालन पोषण करती है, मतलब इसकी चाची या फिर बड़ी माँ आप समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, 1546 में अकबर ने अपने माता पिता से पुनर्मिलन हुआ और उसका खतना, जो कि सुन्नत है, ये संपन्न कराया गया। अब बात करते हैं कलानूर। कलानूर की बात करें तो हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के गुरदासपुर के कलानूर में था। यहीं पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को 13 वर्ष 4 माह की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक ईंटों के सिंहासन पर बैरम खां की देखरेख में अब्दुल कासिम ने किया था। देखिए, ये पॉइंट बन सकता है कि ईंटों के सिंहासन पर इनका राज्याभिषेक हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस राज्याभिषेक का विरोध अबुल माली ने किया था। हुमायूं अबुल माली को फरजंद या फिर बरखुरदार कहता था, तो इसका विरोध किया था माली ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जीजी अनगा, ये कौन है, इनके बारे में बात करते थोड़ा सा। ये अतगा खां की पत्नी थी। अकबर की आयाओं में सर्वप्रमुख जीजी अनगा थी। जीजी अनगा ने अकबर को उसके जन्म के पश्चात दूध पिलाया था, अतः उसकी मृत्यु के अवसर पर अकबर ने अपना सर मुंडवाया था। तो देखिए, जीजी अनगा, इसने अकबर को दूध पिलाया था तो अकबर इसे अपनी माँ मानता था। अजीज कोका उसकी संतान था और अकबर का दुधमुआ भाई भी था। मिर्जा अजीज कोका ने कोतलतास के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे कोतलतास के नाम से भी जानते हैं।
अकबर ने उसे खान आजम की उपाधि दी। महत्वपूर्ण यह है कि धात्री माताओं का पूरा परिवार अतका खैल मतलब प्रतिपोषक परिवार के नाम से प्रसिद्ध था। अब इसके बाद बैरम खां। बैरम खां कौन है भाई? ये अकबर के संरक्षक है। देखिए यह कराईबुइल तुर्क था। इसे हुमायूं ने खान बाबा या फिर यार ए वफादार की उपाधि दी थी। हुमायूं मुनीम खां के पश्चात बैरम खां को अकबर का अतालिफ मतलब संरक्षक बनाता है। देखिए यहाँ पर जिक्र आ गया, मुनीम खां पहले संरक्षक होते और दूसरे संरक्षक बैरम खां होते। अकबर की पहली जिम्मेदारी 1551 ईस्वी में गजनी के सूबेदार के रूप में दी गई थी। 1551 ईस्वी में उसका विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम के साथ हुआ। रुकैया बेगम निसंतान रही और अकबर की मृत्यु के पश्चात भी वह जीवित रही थी। 84 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ था। तो जो रुकैया बेगम है, जब ये 84 वर्ष की आयु में इनका देहावसान होता है। अकबर के नौरत्न। अकबर के दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे जिन्हें नौरत्न कहा जाता है। इसमें प्रमुख है अबुल फजल, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा बीरबल जिनका महेश दास नाम था, फैजी हो गए, फ़कीर अजूद्दीन है ना, इसके बाद तानसेन, राजा मान सिंह और इसके बाद मुल्ला दो प्याजा। तो ये 9 है। इसमें आपको याद रखना तथ्यों का भी एक एक करके हम लोग विस्तार से सबके बारे में समझेंगे। देखिए अबुल फजल को याद रखना है कि उनकी हत्या बीर सिंह बुंदेला करते जहांगीर के कहने पर। इन सबको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब अकबर ने कुछ प्रमुख कार्य किए थे जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले दास प्रथा का अंत, ये 1562 में होता है। अकबर दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर देते और साथ ही साथ इन्होंने जो धर्मांतरण है इस पर भी रोक लगा दिया था। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिल जाता है 1562 में। तीर्थ यात्रा कर ये 1563 में किया। जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया। फतेहपुर सिकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण 1571 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने किया है। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। देखिए इबादत खाना जो इसका स्थापना किया गया था, इबादत खाना मुख्य रूप से प्रार्थना करने के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ पर कोई भी जाकर के प्रार्थना कर सकते हैं। मूल रूप से ऐसे समझिए ना, ये धर्म संसद हुआ करता था। यहाँ पर सभी धर्म के गुरु जाते थे। यहाँ पर कुछ आपको नाम याद रखना है कि जैसे हिंदू धर्म से कौन कौन गया था, तो हिंदू धर्म से देवी और पुरुषोत्तम। आपको 2 नाम याद रखना है, एक देवी और दूसरा पुरुषोत्तम। अगर बात करें पारसी से तो दस्तूर जी मेहर ये नाम याद रखने हैं। ईसाई उस समय गए थे मुंसेरात और इक्वा वीवा या फिर वीवी ऐसे ही नाम है ना। फिर आगे जैन से थे जिनचंद्र सूरी और हरि विजय, तो ये इबादत खाने में गए थे। इसके बाद आगे देखिएगा, इबादत खाने के बाद अगला पॉइंट है, इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति 78 में। तो ये मतलब जो अनुमति मिली थी सब कहते हैं। मजहर की घोषणा ये 1579 में होता है। मजहर ये ऐसे समझिएगा कि ये जो उलेमा वर्ग था उसका अधिकार अकबर को प्रदान कर दिया गया। मजहर लिखा किसने था ये भी आपको याद रखना है, शेख मुबारक नागौरी ने लिखा था। इसके बाद दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। दीन इलाही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि रविवार को पवित्र दिन मानते थे। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था। ये सब आपको याद रखना है। इलाही सनवत की शुरुआत 1583 में होते हैं। राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1585 में हो गया। सिजदा और पैबोस की शुरुआत 77-78 में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर गज इलाही या फिर बीगा इलाही की शुरुआत 1588 में। कश्मीर की प्रथम यात्रा 1589, सती प्रथा का निषिद्ध होना 1591 और 4 सदस्यीय सुधार समिति की शुरुआत 1575। तो अकबर के प्रमुख कार्य जिन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम लोग अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे और अगली क्लास में कंप्लीट डेटा डन करेंगे अकबर के बारे में। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है और इस प्रकार के वीडियोज़ अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर यूपी पीसीएस या फिर आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।